Hello viewers, this is Richa and welcome to my channel Online Teaching with Richa। आज से इस चैनल पर एक न्यू सीरीज स्टार्ट होने जा रही है जिसका नाम है ज्योग्राफी मैपिंग। मैप यूपीएससी प्रिपरेशन का अहम हिस्सा है। A lot of questions based on maps are framed every year। इसलिए आज हम देखेंगे कि हमें कौन सी स्ट्रैटेजी कैसी स्ट्रैटेजी अपनानी है, कैसे इसकी तैयारी करनी है, क्या पढ़ना है और इसका क्या बेनिफिट्स है। Candidates first think and analyze what topics are important to prepare in exams, such as neighboring countries, Indian states, important longitude and latitude, rivers and their tributaries, natural vegetation, national parks, etc. Buying a good quality of atlas such that every topic like rivers, oceans, currents is available in it in the most appealing manner। जैसा कि आप यहाँ भी देख सकते हैं, द ओरियन ब्लैंक सॉन स्कूल एटलस 8th एडिशन। दिस इज द बेस्ट बुक फॉर प्रिपरेशन ऑफ ज्योग्राफी मैपिंग फॉर यूपीएससी। Maps are one of the best way to study the geopolitical conditions of a country. It helps in pinpointing major historical events. Second benefit is current affairs are one of the most important sections of any competitive exams. Have to cover a lot of important features, major news or events happening in countries. Coupling the learning process with maps help in knowing the geographical locations of the countries. तो सबसे पहले वर्ल्ड मैप सीरीज से शुरू करेंगे जिसमें इम्पॉर्टेंट फिजिकल फीचर्स जैसे कि माउंटेन्स, वाटर बॉडीज, रिवर्स, प्लेट्यूज, डेजर्ट्स, ओशन करेंट्स, ये सब कवर होगा जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा। मैपिंग शुरू करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स घटनाएं जानना जरूरी है कि कॉन्टिनेंट्स और ओशंस बने कैसे, इनकी फॉर्मेशन कैसे हुई, इनकी पोजीशंस करंटली क्या है। इससे मैपिंग में बहुत हेल्प मिलेगी। तो जो टॉपिक्स हम देखने वाले हैं वो है फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस, फॉर्मेशन ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स एंड इट्स रोल, अर्थक्वेक कैसे आती है, वोल्केनिक इरप्शंस कैसे होते हैं ये देखेंगे, लॉन्गिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स, इक्वेटर, ग्लोब पर जो क्रिस क्रॉस लाइंस दिखती है उसे लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं, यूज फॉर लोकेटिंग प्लेसेस on the surface of the earth. Formation of earth. The earth was mostly in volatile state during its primordial stage. Due to the gradual increase in density, the temperature inside has increased. As a result, material inside started getting separated depending on their densities. जब अर्थ 4.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले बनी थी तब उस वक्त अर्थ आग का जलता हुआ गोला थी। सब कुछ लावा के रूप में था। जब गर्म भाप ऊपर उठती है, सपोज जब पानी गर्म होके एवापोरेट होती है तब वेपर ऊपर उठती है और नीचे एक खाली स्पेस रह जाता है। ठीक उसी तरह से जब अर्थ एक बर्निंग स्फीयर थी तब हीट ऊपर चला जाता था और अर्थ के आसपास कोई एटमॉस्फेयर नहीं था या काफी थीन था, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। धीरे धीरे जब अर्थ कूल डाउन होना शुरू हुई तब टेम्परेचर और डेंसिटी दोनों में बदलाव हुआ। अर्थ जब ठंडा होने लगी तब घनत्व इंक्रीज होने लगी, यानी डेंसिटी इंक्रीज होने लगी। डेंसिटी इंक्रीज हुई तो डिफरेंट डेंसिटीज वाले मटेरियल अपने डेंसिटीज के अकॉर्डिंग सेपरेट होने लगे, जिसे प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन बोला जाता है। As the process of differentiation, earth forming material in different layers, crust, mantle, outer core and inner core. Starting from the surface to the central parts, we have layers like crust, mantle, outer core and inner core. From the crust to the core, the density of the material increases. This process of the earth forming material
get separated into different layers is called differentiation. पृथ्वी के निर्माण में पदार्थ के अलग अलग परतों में अलग हो जाने की इस प्रक्रिया को विभेदीकरण या डिफरेंशिएशन कहते हैं. अगर हमारे पास तीन मटेरियल्स है लाइक ए, बी, सी, और इन तीनों की डेंसिटी अलग अलग है. ए की डेंसिटी काफ़ी लाइट है, सी की डेंसिटी हैवी है, तो हम एक बीकर लेंगे और इन तीनों को एक बीकर में डाल दिया तो देखेंगे कि सी जो हैवी डेंसिटी मटेरियल है वो सबसे नीचे सेटल हो गया. बी जो सी से हल्का है मगर ए से भारी है वो सी के ऊपर सेटल हो गया और ए सबसे ऊपर सेटल हो गया. It allowed heavier material to sink to center of earth and lighter ones to move towards surface. इसी तरह से A हमारा क्रस्ट हो गया, B मेंटल हो गया, C कोर हो गया. इनर कोर पूरी तरह से मोल्टन है, पिघला हुआ, मेड ऑफ निकल एंड फेरस. जैसा कि आप यहाँ स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं. आउटर सरफेस क्रस्ट हो गया, मिडिल सरफेस मेंटल और सबसे नीचे सरफेस आउटर कोर एंड इनर कोर. हमारा अगला टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस. In 1912, Alfred Wegener, a German meteorologist, gave continental drift theory regarding the distribution of the oceans and the continents. According to him, all the continents once were together forming a single continent. About 250 million years ago, the earth was made of a single landmass supercontinent called Pangaea, which means all lands and a single ocean surrounding it called a Panthalassa, meaning all water. जब हम दूध गर्म करते हैं उसके ठंडा होने पर मलाई की परत ऊपर जम जाती है. उसी तरीके से जब अर्थ कूल डाउन हुई तब सरफेस पे मौजूद मटेरियल एक परत की तरह जम गई. वो परत कैसे टूटी, कैसे अलग जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट हुई, इसके ऊपर कई साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरी दी. उसमें से एक है एल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट. और ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट होता क्या है? द स्लो मूवमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स टूवर्ड्स एंड अवे फ्रॉम ईच अदर. महाद्वीपों का मंद गति से निकट आना और एक दूसरे से दूर जाने की क्रिया को महाद्वीपीय विस्थापन यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कहते हैं. एल्फ्रेड वेगनर के अनुसार कॉन्टिनेंटल की सिर्फ एक परत थी, कुछ टूटा नहीं था उसके अंदर. उसके चारों ओर जो पानी था उसे मेगा ओशन नाम दिया जिसे पंथलासा बोलते हैं. Around 200 million years ago, the supercontinent Pangaea began to split. Pangaea first broke into two large continental masses, namely Laurasia in the north and Gondwana in the south. Laurasia further broke into Eurasia and North America. Gondwana split into Africa, South America, Antarctica, Australia, and India. 7 continents, Asia and Europe, North America, South America, Africa, Australia, and Antarctica. 5 oceans, Atlantic, Pacific, Indian, Arctic, and Southern Oceans exist today. एल्फ्रेड वेगनार के अनुसार 200 मिलियन ईयर्स अगो पहले पेंजिया 2 भागों में स्प्लिट होना शुरू हुई, जिसका एक हिस्सा नॉर्थ साइड लॉरेशिया कहलाया और साउथ के साइड गोंडवाना लैंड. बाद में लॉरेशिया यूरेशिया और नॉर्थ अमेरिका में स्प्लिट हो गया. गोंडवाना अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में स्प्लिट हुआ. जैसा कि यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं, सबसे पहले सिर्फ एक सिंगल कॉन्टिनेंट लेयर थी जो था पेंजिया. बाद में ये डिवाइड होकर लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड में स्प्लिट हो गया.
आज इस ड्रिफ्टिंग प्रोसेस की वजह से 7 कॉन्टिनेंट्स और 5 ओशंस एग्जिस्ट करती है। इस डायग्राम से क्लियर हो जाता है कि किस तरह से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट प्रोसेस की मदद से एक सिंगल कॉन्टिनेंट धीरे धीरे टूट टूट कर 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड हो गया। According to Wagner, two forces are responsible for the drifting of the continents: the polar filling force and the tidal force. पोलर फिलिंग फोर्स क्या काम करता है? जैसे कि अर्थ पे दो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो ये पोल्स कॉन्टिनेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जिससे ये पोल्स की तरफ जा रहे हैं। टाइडल फोर्स अर्थ और मून की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स बनता है उसे टाइडल फोर्स बोलते हैं। टाइडल फोर्स की वजह से कॉन्टिनेंट्स ईस्ट और वेस्ट मूव कर रहे हैं। However, many scholars considered the above forces to be inadequate. आगे जब और साइंटिस्ट आए तब उन्होंने कहा कि पोल फ्लिंग फोर्स और टाइडल फोर्स इतनी वीक हैं कि वो इस तरह से कॉन्टिनेंट्स को मूव नहीं करवा सकते, इसलिए इस थ्योरी को इनएडिक्वेट माना जाता है। तो आज का टॉपिक यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स एंड इट्स रोल एंड लॉन्गिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स एंड इक्वेटर। और आगे की वीडियो में ये भी देखेंगे कि कैसे होती है मूवमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स टुवर्ड्स एंड अवे ड्यू टू द मोशन ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। और वीडियो में कुछ भी कमी लगी हो तो उसे फीडबैक के रूप में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।